एक्सक्वेशन टीम को घने जंगल के बीच जमीन के अंदर जाता एक पाइप दिखाई देता है। ये काफी हैरानी की बात थी क्योंकि जहाँ पर वो खड़े थे वो एक पुराना डेड वॉल्केनो था जिसको पेड़, पौधे और घास ने पूरी तरह कवर कर लिया था। पाइप के अंदर देखने के लिए इसमें नाइट विजन कैमरा भेजने का फैसला किया गया। जब कैमरा अंदर गया तो करीब 30 मीटर नीचे जाने के बाद एक बहुत बड़े टनल का मंजर कैप्चर किया गया। ये 7 मार्च 2018 का दिन था और एक्सक्वेशन टीम साउथ पोलैंड के शहर लुबान के करीब जमीन से 30 मीटर नीचे कुछ अनोखा देखने वाली थी। इस टनल के अंदर जब कैमरा घूमिया गया तो वहाँ पर हैरत अंगेज तौर पर उनको एक पटरी दिखाई दी। अभी वो इसी किस्म में थे कि यहाँ पटरी का क्या काम, तो दूर खड़ी एक माइन कार्ट ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली। जब लोकल अथॉरिटीज को मालूम पड़ा तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में एक खो जाने वाले टनल का माप लेकर आए। मालूम पड़ा कि ये टनल करीब इसी साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में बनाया गया था और पिछले कई सालों से लोकल अथॉरिटीज उसी टनल की तलाश कर रही थी। इस टनल की एंट्रेंस को भारी पत्थर रखकर बंद किया गया था, जिसके आगे सालों की मिट्टी और घास भूस ने इसकी एंट्रेंस के निशानात भी मिटा दिए। लेकिन अंदर से ये टनल हो बहु मैप पर दिखने वाले टनल से मैच कर रहा था। इसके अंदर पटरी और माइन कार्ट देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में सामान स्टोर करने के काम आता था। टनल में मौजूद अक्सर लोहे के सामान को जंग लग चुका था। यहाँ से बेलचा, ड्रोल बीट्स और कडाल जैसे टूल्स इसी हालत में मिले जैसे इनको इसी साल पहले नाजी मिलिट्री के सोल्जर्स ने रखा था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी और जापान जैसी कंट्रीज से मुकाबला था अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों का। इस दौरान हिटलर की फौज ने हजारों की तादाद में अंडरग्राउंड बिंकर्स बनाए थे। शुरुआत बेशक हिटलर ने की थी, लेकिन बाद में अलाइड फोर्सेस ने भी अंडरग्राउंड टनल्स और बिंकर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बिंकर्स काफी और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखते थे और उनका मकसद डिफेंस और ऑफेंस दोनों के लिए था। यानी कहीं पे इनका काम दुश्मन के हमलों से बचना होता तो कहीं ये दुश्मन पर हमला करने के लिए काम आते थे। ये बिंकर्स दुश्मन की एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी शेल्स से हिफाजत करते और सोल्जर्स को एक सिक्योर बेस फराहम करते थे। डिफेंसिव बिंकर्स को फ्रंट लाइन पर इस तरह डिजाइन किया जाता कि वो दुश्मन के हमलों को रोक सके। जैसे जर्मनी की अटलांटिक वॉल जो एलाइड फोर्सेस के हमलों के खिलाफ एक मजबूत रुकावट थी। साथ ही कुछ बिंकर्स को प्लेनिंग के लिए यूज किया गया, जहां से कमांडर्स अपने ऑपरेशंस को सीक्रेटली मैनेज करते। वर्ल्ड वॉर 2 में इतने ज्यादा अंडरग्राउंड बिंकर्स और वॉर रूम्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे कि आज भी उनकी गिनती करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें से हजारों की तादाद में आज भी जमीन के अंदर कहीं दफन है। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड पावर्स और एक्सेस पावर्स ने अंडरग्राउंड बिंकर्स पर इतना खर्चा किया था कि पूरी दुनिया में लोहे और सीमेंट की शॉर्टेज हो गई थी। एक एस्टीमेट के मुताबिक इन तमाम बिंकर्स को बनाने में लगभग आज के 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन डॉलर्स का खर्चा आया। यूँ समझ लें कि अमेरिका की अफगानिस्तान में चलने वाली 20 साला जंग में रोजाना 300 मिलियन डॉलर्स खर्चा आता था, तो वर्ल्ड वॉर 2 में बिंकर्स बनाने में रोजाना 460 मिलियन डॉलर्स। ये तो वो खर्चा है जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में मेन पावर, रोजाना जस्टिक्स और एमिनेशन के खर्चे का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आइए इतिहास की तल्ख यादों में जाकर चंद बंकर्स के बारे में जानते हैं। दी अटलांटिक वॉल एक बहुत बड़ा कोस्टल डिफेंस सिस्टम था जो नाजी जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया। ये 2400 माइल्स या 3800 किलोमीटर तक यूरोप के कोस्ट लाइन पर फैला हुआ था, जिसका मकसद समंदर से एलाइड फोर्सेस के हमलों से बचना था। 1940 से 1944 की दरमियान बनाए गए इस सिस्टम में हजारों बंकर्स, एमिनेशन डिपो और किले शामिल थे। इस वक्त हिटलर का फ्रांस के कई इलाकों पर भी कब्जा था। अटलांटिक वॉल का एक हिस्सा नॉर्दर्न फ्रांस के इलाके नॉर्मंडी में भी फैला हुआ था, जहां लॉन्जेस सरमर नामी आर्टिलरी बैटरी इंस्टॉल की गई। ये बैंकर्स हैवी बम्बार्डमेंट्स को फेस करने और हमलों के वक्त डिफेंसिव फायर देने के लिए डिजाइन किए गए थे। नॉर्वे की बात की जाए तो उसका निचला हिस्सा नॉर्थ अटलांटिक ओशन से आने वाली एलाइड फोर्सेस को रुकने के काम आ सकता था। कभी हिटलर ने यहाँ पर भी अटलांटिक वॉल के कुछ हिस्से गाड़े हुए थे। यहाँ पर क्रिस्टीनसेन जैसे फोर्सेस नेवल रूट्स को प्रोटेक्ट करते थे। इसके अलावा नेदरलैंड्स भी इस वक्त नाजी के कंट्रोल में था और यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक के कोस्ट पर हजारों सेफ एनियन नामी बैंकर्स बनवाए गए थे। नाजी जर्मनी की इस पूरी अटलांटिक वॉल, जिसमें अंडरग्राउंड बिंकर्स, डिपोज, टनल्स, आर्टिलरी बैटरीज और किले शामिल थे, को फ्रेस्टुड नामी एक जर्मन इंजीनियर की कंपनी ने बनाया था। 2,60,000 वर्कर्स, जिनमें ज्यादातर कैदी थे, उनसे ये तमाम स्ट्रक्चर सिर्फ 2 से 4 सालों के दरमियान जबरदस्ती बनवाए गए।
आज भी अटलांटिक वॉल के कुछ पार्ट्स हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स के तौर पर मौजूद हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 की इंजीनियरिंग और इस पर होने वाले खर्चे का एहसास दिलाते हैं। जब हिटलर ने अटलांटिक वॉल बनाई तो उस वक्त अलाइड पावर्स के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे चल के उनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। फिर 1942 में एक वाकया हुआ जिसने अमेरिका और ब्रिटेन की आंखें खोल कर रख दी। कैनेडियन फोर्सेस जो अलाइड पावर्स का हिस्सा थीं, उन्होंने फ्रांस के इलाके डीएप पर एक हमले की प्लानिंग की जिसको आज डीएप रेड के नाम से याद किया जाता है। इस हमले का मकसद हिटलर की बनाई गई अटलांटिक वॉल को समझना था कि आखिर वो काम कैसे करती है। इन मजबूत कंक्रीट बैंकर्स ने एलाइट अटैक को बुरी तरह नाकाम बना दिया। एलाइट ट्रॉप्स जो कोस्टलाइन पर लैंड करने की कोशिश कर रहे थे वो नाजी जर्मनी के पावरफुल क्रॉस फायर का शिकार बन गए। ये एलाइट फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि इनको अटलांटिक वॉल की मजबूती से इतनी तवक्को नहीं थी। इस मिशन में 6000 एलाइट सोल्जर्स आए थे जिसमें से 3600 या तो मारे गए या फिर नाजी के हाथों कैदी बन गए। डीएप रेड के बाद अलाइड फोर्सेस को समझ आ गया कि अगर उन्हें हिटलर की हुकूमत पर कामयाब हमला करना है तो उन्हें भी बैंकर्स और डिफेंसिव सिस्टम की प्लानिंग में काफी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लिहाजा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और सोवियत यूनियन समेत कनाडा में भी बैंकर्स और टनल्स की कंस्ट्रक्शन में खूब खर्चा किया गया। उम्मीद की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।